क्या आप इस ट्रैवल बैन में भी कनाडा जा सकते हो या नहीं? तो मैंने टोटल 9 कंट्रीज़ का डाटा जो है वो मैंने चेक किया। उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट्स कंप्लीटली चेक की कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है? इन 2-3 दिनों में जब से कनाडा ने फ्लाइट बैन लगाया है इंडियंस के ऊपर, तो जो भी डिटेल मुझे आज तक मिली थी 25 अप्रैल 9:36 तक, तो वो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट जो हुआ था लुफ्थांसा का। लुफ्थांसा ने क्या किया था कि एक स्टूडेंट को उन्होंने बोर्ड करने से ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा ने सारी की सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो इंडिया के लिए बंद कर दी हैं, और वो इतने ज़्यादा मिस इन्फॉर्म थे। वो स्टूडेंट ने बताया कि कनाडा ने इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स बंद नहीं की हैं, और जो टेस्ट था कोविड का वो भी जर्मनी एयरपोर्ट से उसने दिखाया नेगेटिव टेस्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने बोर्ड नहीं करने दी। फिर उन्होंने लुफ्थांसा एयरलाइन डेस्क को फ़ोन किया 2 बार, ठीक है? एंड दे सेड कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ़्लाइट करने में? तो वो कहते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्हें कनाडा के लिए बोर्ड जो है वो बिल्कुल नहीं करने दिया। सेकंड, एक ट्वीट सामने आ रहा है स्कारब्रो के एमपी बिल ब्लेयर का, और उनका कहना है कि जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है, ठीक है, एसेंशियल नहीं, नॉन एसेंशियल ट्रैवल, वो सिर्फ 2% केसेस रिस्पॉन्सिबल है। और कई स्टूडेंट्स मान रहे हैं कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर ही पिछले 1-2 महीने में जो भी ट्रैवल हुआ उसके रिलेटेड है। नहीं, ये नहीं। अगर आप डाटा चेक करोगे तो उसमें 15 जनवरी 2020 से लेकर आज तक का सारा डाटा जो है वो इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो बात है वो एयर इंडिया की है। एयर इंडिया ने एक स्टूडेंट की अपने आप फ्लाइट जो है वो रीस्केड्यूल कर दी है। वो इन्होंने की है 4 जुलाई की, अपने आप की है, विदाउट आस्किंग कि आप उस दिन अवेलेबल हो भी या नहीं। डायरेक्टली उन्होंने कर दिया है अप्लाई। नेक्स्ट बात है एमिरेट्स की। एमिरेट्स ने कोई भी इंडियन हो उन्हें अलाउ करना बंद कर दिया है, ठीक है? वो इंडियन पासपोर्ट को देखकर ही कहते हैं कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द कनाडा और इवन बोर्ड ऑफ फ्लाइट ऑफ कनाडा। चाहे दुबई का 4 मई तक का फ्लाइट बैन हट भी जाए तो भी इंडियंस जो है वो वाया दुबई ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसा एमिरेट्स बोल रही है। एमिरेट्स के द्वारा आप वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते। एमिरेट्स आपको कभी भी बोर्ड नहीं करने देगी। एंड द नेक्स्ट इज एक पर्सन है हरिशंकर, उन्होंने एमिरेट्स से डायरेक्टली बात की है कि क्या अगर 5 मई को अगर फ्लाइट्स रिज्यूम भी होती हैं तो क्या उन्हें ट्रैवल करने दिया जाएगा। तो जो ऑपरेटर थे उनका नाम संगीता है, और उन्होंने कहा कि आप दुबई से ट्रैवल नहीं कर सकोगे। जो आज के प्रेजेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी चेंज हो सकती है, पॉसिबल यही है। 4 मई तक वेट करो, और उससे पहले आपको अपना ट्रैवल प्लान नहीं बनाना है। अब एक और सिचुएशन बन रही है दिल्ली में, और वो ये है कि गवर्नमेंट ने 1 वीक का और एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन, और जितने भी पासपोर्ट सबमिशन हो रहे थे या फिर सबमिट होने वाले थे वो अब 1 हफ्ता और बंद रहने के चांसेस हैं। तो जो 2 वे कोरियर सर्विस है वो सस्पेंड रहने के 1 और हफ्ता चांसेस हैं। पेमेंट लिंक जो है वो भी पॉसिबली 1 हफ्ता और नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या आप इस ट्रैवल बैन में भी कनाडा जा सकते हो या नहीं। तो मैंने टोटल 9 कंट्रीज़ का डाटा जो है वो मैंने चेक किया। उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट्स कंप्लीटली चेक की कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट फॉर इटली, ठीक है? इटली का मैंने देखा। अब कई लोग कहने लग जाएंगे आप कांग्रेस सपोर्टर हो। नहीं, आई एम नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर, ओके? सो जो इटली ने क्या किया है, अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी हैं ट्रैवल के लिए फ्रॉम इंडिया। और कोई भी अब पर्सन जो है वो अगर पिछले 14 दिन में इंडिया में ट्रैवल किया उन्होंने, सो दे कैन नॉट कम टू इटली। उसके बाद आई वेंट फॉर द यूके की काश है लंदन से ट्रांजिट जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट के द्वारा पॉसिबल हो पाए, लेकिन रिसेंटली यूके ने भी बैन कर दिया है, रेड लिस्ट में इंडिया को ऐड कर दिया है। फिर मैंने 3 कंट्रीज़ का और डाटा कलेक्ट किया, और टोक्यो, साउथ कोरिया एंड टर्की। तो ये तीनों जो है वो उनकी जो फ़्लाइट है वो काफ़ी महंगी पड़ रही है। लाइक इट इज़ लाइक 1.5 लाख से 1.25 लाख के बीच बीच में आपको फ़्लाइट्स जो हैं वो मिल पाएंगी।
अगर आप वहाँ से ट्रैवल करना चाहते हो। लेकिन जब मैंने ये देखा कि इतनी फ़्लाइट्स महंगी हैं, सो मैं वहीं रुक गया कि इतने पैसे तो भाई कोई भी नहीं खर्च करेगा, और वो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। नाउ देन आई वेंट फॉर कि काश दुबई में कोई ना कोई तो रास्ता हो ओपन। तो यूएई ने बैन लगाया है 4 मई तक का, ठीक है। तो दुबई यूएई में नहीं है, तो जब तक वो बैन रहेगा तब तक ट्रैवल दुबई तक तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप इंडिया में हो या फिर आपने पिछले 14 दिन में इंडिया में ट्रैवल किया है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब हम चलते हैं जर्मनी। तो जर्मनी जो है वो पॉसिबल है अभी भी। तो जर्मनी वाया फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट आप जा सकते हो, लेकिन उसमें भी 2 चीज़ें जो हैं वो अभी तक मुझे क्लैरिफाई नहीं हुई। अगर आप में से किसी को क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। कि एक तरफ तो जर्मनी कह रहा है कि अगर आप नॉन शेंगन या शेंजन, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, आई एम सॉरी, तो जो भी शेंगन कंट्रीज़ का जिनके पास वीज़ा है दे कैन ट्रैवल, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा नहीं है, कैनेडियन वीज़ा है, तो आपको फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तो अब इस कोविड की सिचुएशन में क्या वो कनाडा वीज़ा वाली बात जो है, क्या वो अभी भी इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं था। तो अगर मैं मानकर चलूँ कि हमें शेंगन वीज़ा लेना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है, तो जर्मनी जो है वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की फिराक में है। तो जो अगर वो लागू हो गए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, तो इंडियंस नहीं जा पाएंगे जर्मनी भी। लेकिन जब तक नहीं है तब तक क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 30,000 यूरोज़ का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, जो कि रफली एक दिन का 20 यूरो आप अगर लेकर चलो। मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है कि कितना होता है कॉस्ट, जस्ट बॉयल गैस की किसी ने बताया था कि इतना होता है पर डे, लाइक 20 यूरोज़ पर डे होता है। तो अगर आप 10 दिन आपको वहाँ पर रहना होगा बिकॉज ऑफ द क्वारंटीन, तो आपके 200 यूरोज़ तो वही लग जाएंगे, ठीक है। फिर आपको चाहिए वहाँ का वीज़ा जर्मनी का, और उसका जो वेटिंग पीरियड है नॉर्मल टाइम में था 15 to 45 डेज। तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है दैट इज़ गुड। अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आप प्रेजेंट सिचुएशन देख लो, जो हाल कनाडा का है शायद जर्मनी का इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी कोविड सिचुएशन है तो रश तो होगा। और वो दिल्ली से नहीं लगेगा, वो लगेगा मुंबई से या कोलकाता से या कोची से। तो चलो ठीक है, सारा कुछ हो गया। फिर आप जर्मनी पहुंच भी गए, तो जर्मनी पहुंचने के बाद आपको जो 1 घंटे वाला कोविड का टेस्ट है वो आपको एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया से बाहर आकर करवाना पड़ेगा। और एक बार अगर आप ट्रांजिट एरिया से बाहर आ गए तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन भी रहना पड़ेगा। तो चलो हम किस्मत आपकी बहुत बढ़िया मानकर चलते हैं कि आपका कोविड का टेस्ट भी हो गया, आपको 10 दिन का क्वारंटीन भी नहीं करना पड़ा। तो जो कोविड का टेस्ट है वो आपको पड़ेगा 260 यूरोज़ के अराउंड। हालांकि ये 249 है, और 9 यूरोज़ जो हैं वो आपको अपना नाम और पासपोर्ट नंबर अटैच करने के एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इसमें आपको 1 घंटे में ही आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी कि आपका नेगेटिव है या नहीं है। 95% केसेस में 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ कि अगर तो आपको 10 दिन क्वारंटीन करना पड़ा, फिर तो आपके लिए है प्रॉब्लम। तो होटल को लेकर जो कॉस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट कि जर्मनी में होटल्स की जो प्राइस रेंज है वो क्या है। सो जर्मनी के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रांस चला जाए और वहाँ के जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो देखें। तो वो भी तकरीबन जर्मनी की तरह ही थे, सारा प्रोसेस सेम था। आपको शेंगन वीज़ा चाहिए, और स्टूडेंट को लेकर नहीं मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली कि क्या वो एग्जाम्प्टेड हैं या नहीं है जिनके पास कनाडा का वीज़ा है। और जो बाकी की डिटेल्स हैं वो ये हैं कि आपको 10 दिन का क्वारंटीन आपको फिर से करना पड़ेगा। और ये जितने भी पिक्चर्स हैं इनके सभी के लिंक्स जो हैं वो मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन में। तो फिर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नेपाल के ज़रिए ये चीज़ पॉसिबल है। तो नेपाल के बारे में जब मैंने सर्च करना शुरू किया सो दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव कैसे है, बिकॉज नेपाल है, लेकिन जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी प्लेस हैं नेपाल के लिए वो ये है कि आपका प्री अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है, नेपाल की एम्बेसी से। और उसके बाद जो फ्लाइट है, रोड के रास्ते तो सभी बंद है, तो जो फ्लाइट है
वो आपको दिल्ली से काठमांडू के लिए जो कि पहले 9,000 में मिल रही थी, वो अब 45,000 में मिल रही है। 5 गुना रेट इंक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज के लोग कह रहे हैं कि चलो वाया नेपाल चलते हैं। तो नेपाल जाने के बाद आपको सबसे पहले आपका जो टेस्ट है कोविड का वो आपको दिखाना पड़ेगा कि नेगेटिव रिपोर्ट है। फिर आपको 10 दिन का क्वारंटीन जो है वो करना पड़ेगा और तकरीबन इसमें 15 से 20 हज़ार रुपये का अलग से खर्चा आएगा। और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि 5 स्टार तो छोड़ो, 2 स्टार और 3 स्टार होटल्स में भी आपको जगह नहीं मिल रही है। 15-20 हज़ार आप एडिशनल मानकर चलो। और दुबई का अगर बैन लिफ्ट हुआ, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बिकॉज नेपाल से आपको जाना होगा दुबई, और दुबई जाकर फिर आपको चाहिए होगा शॉर्ट टर्म वीज़ा, और वीज़ा की कॉस्ट शायद 80-90 दिरहम है। और आई डोंट नो कि कितनी कॉस्ट बनेगी, लेकिन आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना, शायद 150 रेट अभी चल रहा है। तो फिर आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट 20 to 30,000 आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द होटल विच यू चूज़। नेपाल से दुबई की फ़्लाइट जो है वो आपको 15,000 रुपये इस मंथ में अगर आप अभी बुक करोगे तो मिलेगी। और तो 10 दिन क्वारंटीन करने के बाद दुबई से टोरंटो की जो फ़्लाइट है वो आपको मिलेगी 75,000 में। तो ये जो कॉस्ट है ये गूगल फ्लाइट से मैंने ली है, तो ये चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है, वॉलेटाइल रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। सो जो फ्लाइट्स हैं फ्रॉम काठमांडू टू दुबई वो सारा हफ्ता चलती हैं एक्सेप्ट ट्यूसडे एंड थर्सडे। और ये जो सारी कॉस्ट मैंने बताई है इसमें आपका कोविड का जो टेस्ट होगा नेपाल और दुबई में उसकी कॉस्ट अलग से आपको लगानी होगी। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये सारी पब्लिक डोमेन पर है, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। सो अगर कोई क्वेश्चन हुआ सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली एड्रेस टू स्पेसिफिकली टू दिस वॉलेटाइल सिचुएशन और जो बन रही है। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, थैंक यू।